अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, बदलापुर एनकाउंटर पर पोस्टरबाजी शुरू हो गई है। मुंबई में बदलापुरा का पोस्टर लगाया गया। बदलापुर एनकाउंटर पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी है। तो आप देखिए किस तरीके से अब इस मामले में बाकायदा पोस्टर लगाए जा रहे हैं और पोस्टरों पर लिखा जा रहा है कि बदला पूरा हुआ। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, एनकाउंटर और उस पर देखिए किस तरीके की राजनीति और किस तरीके से पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश भी की जा रही है। मुंबई में बदलापुरा का पोस्टर लगाया गया है। तो अभी की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें, बदलापुर एनकाउंटर पर पोस्टरबाजी की शुरुआत हो चुकी है और किस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं वो आप तस्वीर देख सकते हैं। उसमें देख रहे हैं आप देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं और उनके हाथ में रिवॉल्वर, बदलापुरा ऐसा लिखा गया है। हालांकि इसको लेकर विवाद भी हो सकता है, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है और मुख्यमंत्री के हाथ में यह रिवॉल्वर दिखाई गई है। यह पोस्टर जो लगा हुआ है बदलापुरा करके, आरोपी अक्षय शिंदे का जो एनकाउंटर हुआ उस पर आप देखिए किस तरीके से राजनीति नजर आ रही है। अब सवाल यह कि आखिर यह पोस्टर किसने लगाया है जिसमें देवेंद्र फडणवीस को हाथ में पिस्टल में लिए हुए दिखाया गया। और सवाल यह भी खड़े होंगे कि क्या एनकाउंटर को जायज ठहराया जा रहा है इस तरीके से। हमारे साथ मृत्युंजय, हमारे सहयोगी, इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, बदला पूरा हुआ इस तरीके के स्टेटमेंट नेता दे रहे हैं वहां पर, लेकिन जो डिप्टी सीएम है उन्हें पोस्टर पर अब दिखाया जा रहा है वो भी हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए। बिल्कुल, ये सिर्फ सड़क पर ही नजर नहीं आ रहा है बल्कि सोशल मीडिया पर भी नजर आ रहा है। कल दिन भर देवाचा न्याय इस प्रकार से एक हैशटैग ट्रेंड हो रहा था। इसके दो अर्थ होते हैं, देवाचा न्याय यानी भगवान का न्याय, और देवाचा न्याय यहाँ महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस से जोड़कर कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस का न्याय। इस प्रकार से कल सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा था और आज बीती रात से हम देख रहे हैं कि मुंबई के कई इलाकों में बांद्रा, अंधेरी, खार, साकीनाका, इन जगहों पर इसी प्रकार से बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं जिस पे लिखा है बदला पूरा। और आपने जैसा जिक्र किया कि देवेंद्र फडणवीस के हाथों में पिस्तौल दिखाई जा रही है। इसमें दो सवाल उठते हैं कि क्या इनकाउंटर को जायज़ ठहराया जा रहा है, और दूसरा जो सरकार की भूमिका है, क्या इससे अलग एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने जो आधिकारिक बयान दिया है कि आरोपी ने खुद गन लेकर पुलिसकर्मियों पर हमला किया और जवाबी कार्रवाई में अक्षय शिंदे मारा गया, ये अब तक का ऑफिशियल स्टैंड है। लेकिन क्या ये जिस प्रकार से बैनर पोस्टर सामने आ रहे हैं ये बताने की कोशिश है कि नहीं, ये तो जो फायरिंग की गई है, पिस्टल चलाया गया है, ये देवाचा न्याय है या बदला पूरा का मामला है, बदला लिया गया है पुलिस द्वारा, इस प्रकार का मैसेज देने की कोशिश हो रही है। कुल मिलाकर हम समझ सकते हैं कि अगले महीने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछले महीने तक जो सरकार बैकफुट पर थी, जो 3 साल 4 साल की 2 बच्चियों के शोषण के मामले में सरकार बैकफुट पर थी, जो लाडली बहन योजना के बावजूद घिरी हुई थी, अब वो सरकार चाहती है कि इसका माइलेज हमें मिले और एक मैसेज जाए कि लाडली बहना के साथ साथ सुरक्षित बहना भी महाराष्ट्र में है, और ये कहीं न कहीं इनकैश करने की कोशिश। लेकिन संवैधानिक पद पर जो लोग बैठे हुए हैं अगर इस तरीके से हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए नजर आने लगेंगे पोस्टर पर, जाहिर तौर पर यह संदेश अच्छा नहीं है। सभ्य समाज के लिए यह तस्वीर अच्छी नहीं कही जा सकती है। अब अगली खबर, केजरीवाल ने मोहन भागवत को लिखी है चिट्ठी। केजरीवाल ने संघ प्रमुख से पूछे हैं 5 सवाल। सवाल यह पूछा गया कि क्या ईडी सीबीआई का इस्तेमाल आरएसएस को मंजूर है। सवाल यह भी पूछा गया कि 75 पार वाला फॉर्मूला मोदी पर लागू क्यों नहीं। बेईमानी से सत्ता हासिल करना आरएसएस को मंजूर है। तो केजरीवाल ने मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में कुछ सवाल पूछे गए हैं। केजरीवाल ने संघ प्रमुख से 5 सवाल पूछे हैं। वो पांचों सवाल आपके सामने एक एक करके हम वो सवाल भी रख रहे हैं जो सवाल इस चिट्ठी के जरिए उठाया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। उसमें प्रमुखता के साथ ये कहा गया, बेईमानी से सत्ता हासिल करना आरएसएस को मंजूर है, ये सवाल पूछा गया। केजरीवाल ने मोहन भागवत को ये खुली चिट्ठी लिखी है जिसमें 5 सवाल और समसामयिक राजनीति को देखते हुए सवाल पूछे गए हैं। ईडी सीबीआई का डर दिखाकर मोदी जी सरकारें गिरा रहे हैं, क्या उससे सहमत हैं। ये मोहन भागवत से सवाल पूछा अरविंद केजरीवाल ने। मोदी जी ने सबसे भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया, क्या उसमें सहमत हैं। ये भी सवाल अरविंद केजरीवाल का मोहन भागवत से। और फिर सवाल यह भी पूछा गया कि नड्डा जी ने कहा कि बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं, यह सुनकर दुख हुआ कि नहीं आपको। और क्या 75 साल वाला नियम मोदी जी पर लागू होगा, यह भी अरविंद केजरीवाल का सवाल जो इस चिट्ठी के माध्यम से मोहन भागवत से वो पूछ रहे हैं। आरएसएस की कोख से बीजेपी पैदा हुई, क्या आज की बीजेपी के कदमों से आप सहमत हैं। अब आज की एक और बड़ी खबर, बात एनसीईआरटी की किताब में लव जिहाद के पाठ के आरोप की करेंगे। एक ऐसे सवाल की, एक ऐसे मुद्दे की जो पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है।
कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में एक शख्स ने कक्षा 3 की एक किताब में एक चैप्टर को लेकर गंभीर सवाल उठाए, पुलिस से शिकायत की और वो चैप्टर हटाने की मांग की गई। और अब इस मामले में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की एंट्री हो गई है। एनसीईआरटी किताब विवाद पर बाबा बागेश्वर का बयान सामने आया। उन्होंने मांग की है कि एनसीईआरटी की किताब से विवादित चैप्टर हटाया जाए। तीसरी कक्षा की किताब में लव जिहाद को बढ़ावे का आरोप लगाया गया। पाठ्यक्रम में ऐसी सामग्री से लव जिहाद को बढ़ावा मिलेगा, यह कहना धीरेन्द्र शास्त्री का। किताब के पेज नंबर 17 पर चिट्ठी आई है करके कहानी है, जिसके संदर्भ में ये बातें कही जा रही हैं। ये एनसीईआरटी का मामला सामने आया है, क्या पूरा घटनाक्रम है, क्या मामला है? हमें जो सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से पता लगा और कुछ लोगों से जानकारी लगी, कक्षा 3 की पुस्तक में एक पाठ्यक्रम जोड़ा है जो बहुत ही विचित्र है। उसमें चिट्ठी आई है के नाम से एक पाठ्यक्रम है और उसमें एक अहमद के नाम से चिट्ठी आई है का पूरा उल्लेख है कि अहमद आप कैसे हो, हम आपको बहुत याद करते हैं, अगरतला हम आओ पधारो घूमो और आप सभी दोस्तों को बहुत याद करते हैं। नीचे लिखा रीना। हमारा कहना ये है, एक वर्तमान में अभी पूरे देश में एक विचित्र स्थिति खड़ी है। लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे बड़े बड़े मुद्दे इस देश में चल रहे हैं। लव जिहाद के इस मुद्दे में कहीं ना कहीं ये वाला कॉन्सेप्ट, कहीं ना कहीं ये पाठ्यक्रम इन बेटियों के अंदर कुछ नई दृष्टि भरेगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अहमद की जगह अमर हो जाए, आदर्श हो जाए, अविनाश हो जाए, आकाश हो जाए। उसमें क्या दिक्कत है? अहमद ही क्यों, आदर्श भी तो हो सकता है। या फिर एक काम कर लिया जाए कि ये जो उसमें बेटी का नाम है फातिमा, वहाँ पर लिख दें, क्या दिक्कत है? उसमें फिर लोगों को विवाद लगेगा। हम हिंदू मुसलमान नहीं करना चाह रहे। हमारा उद्देश्य ये है कि वर्तमान में परिस्थितियाँ विचित्र हैं, लव जिहाद के नाम पर बहुत विचित्र स्थितियाँ बनी हुई हैं, इसलिए एक एक कदम झाड़ फूंक करके चलना आवश्यक है। भारत सरकार को और शिक्षा मंत्री जी को, तत्क्षण मध्य प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री जी हैं, पुस्तकों को वापस मंगा करके उस पाठ्यक्रम में सुधार होना चाहिए। पाठ्यक्रम में सुधार हो, ये मांग बाबा बागेश्वर की तरफ से। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु अजय गौतम इस वक्त मौजूद हैं और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और अजय गौतम जी, पहला सवाल आपसे ही है, बाबा बागेश्वर जो बातें कह रहे हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? जी, बाबा बागेश्वर ने जो कहा है वो आज की स्थिति, परिस्थिति और देश की गंभीरता को समझते हुए कहा है। अभी आपको याद होगा 2 दिन पहले ही कर्नाटक के बेंगलोर के अंदर एक महालक्ष्मी नाम की एक हिंदू जो महिला थी, जो किसी अरशद नाम के व्यक्ति के साथ रहती थी, 30 से ज्यादा टुकड़ों के अंदर मिली, क्योंकि नतीजा लव जिहाद। आज छोटे छोटे बच्चों के मन के अंदर ये मानसिकता भरी जा रही है कि अरशद नाम, अरशद मैं तुम्हारे से मिलना चाह रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ, और नीचे लिखा देखिए तुम्हारी रीना। तुम्हारी रीना का मतलब क्या होता है? ये भी नहीं है कि तुम्हारी दोस्त या तुम्हारी मित्र, तुम्हारी सहेली। तुम्हारी रीना का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक प्रॉक्सिमिटी का रिश्ता है। 3 साल एक तीसरी कक्षा के बच्चे के अंदर इस तरीके की ये जो लव जिहाद के प्रति उनको धकेलना और ये कहना कि हिंदू मुसलमान की में जो है लड़के और लड़की के बीच की दोस्ती को कोई बुरा नहीं माना जाता, कोई ये पाठ्यक्रम का हिस्सा है, तो आप भी इसी कल्चर को अडॉप्ट कर लीजिए। कहीं ना कहीं देश के जो मासूम बच्चे हैं उनकी मानसिकता के साथ खिलवाड़ है, उनकी मानसिकता को कहीं ना कहीं लव जिहाद की तरफ धकेलने का एक प्रयास है और तुरंत प्रभाव से। ठीक है अजय गौतम जी, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, आपसे ये समझूंगा कि इसमें लव जिहाद कहां से आ गया। कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बाबा बागेश्वर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बाबा के बयान से समाज में भेदभाव नहीं बढ़ेगा, ये सवाल भी है। सवाल ये भी कि क्या सिर्फ नाम से लव जिहाद को बढ़ावा मिल सकता है, ये कुछ प्रमुखता के साथ अब सवाल सामने आ रहे हैं। मौलाना रशीदी, आपसे इस पर जवाब जानना चाहूंगा, क्या इससे लव जिहाद को बढ़ावा मिलेगा? नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि देश की सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि लव जिहाद जैसी कोई चीज देश में है भी या नहीं। आपको याद होगा हादिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं। इन्हीं के मिनिस्टर ने 2017 में पार्लियामेंट के अपने बयान में कहा था कि लव जिहाद जैसी चीज, इस तरह के कोई केस हमारे सामने नहीं आए। सरकार तो उस बात को नकार रही है, लेकिन ये छुटभइये साधु संत, ये छुटभइये नेता, ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। देश में लव जिहाद को बार बार कहकर जो है लव जिहाद जैसी चीज को खड़ा करना चाहते हैं। अरे लव जिहाद है क्या चीज? जिस धर्म में, जिस इस्लाम में
जिस दीन में लव जैसी कोई चीज नहीं है। शरीयत तो ये कहती है कि शादी से पहले लड़के और लड़की का मिलना ये हराम है, नाजायज है, गुनाह है। तो वहां लव जिहाद कैसे हो सकता है? ये तो इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है, ये देश में नफरत फैलाने की साजिश है। आप मुझे बताइए, बाबा बागेश्वर ने उस युवती का जिक्र क्यों नहीं किया जो बेचारी राम मंदिर में साफ सफाई का काम करती थी और उसका गैंगरेप हो गया? भुवनेश्वर की उस बेटी का जिक्र क्यों नहीं किया जिसके साथ पुलिस में दुष्कर्म हुआ? ऐसी बातों को नहीं उठाना चाहते ये लोग, क्योंकि वहां सनातनी थे करने वाले, वहां हिंदू थे करने वाले, उनको नहीं उठाएंगे। यहाँ नाम पे इनको एतराज हो गया। अरे भाई नाम क्यों एतराज हो रहा है? अजय गौतम जी जवाब दीजिए। मौलाना रशीदी कह रहे हैं कि चुटभैये नेता जो हैं वो लोग ऐसा कर रहे हैं, चुटभैये जो धर्मगुरु हैं या नेता हैं। नहीं नहीं, देखिए कोई भी जो धर्मगुरु है वो छुटभैया नहीं होता। छुटभैये वो होते हैं जो किसी बात को समझते नहीं है और हर चीज में मीन में निकालते हैं, वो लोग छुटभैये होते हैं जो सच के सामने होने पर भी आंखें मींच लेते हैं। तो लेकिन हाँ, मैं विषय पर आता हूँ। देखिए, ऐतराज इसलिए हो रहा है कि अगर इसी में लड़की का नाम फातिमा और लड़के का नाम जो है समझ लो राहुल होता, तब भी मैं पूछता कि मौलाना साहब तब भी इनकी यही प्रतिक्रिया होती क्या मौलाना साहब की? तब भी ये कहते कि हाँ बिल्कुल ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। तब तो सड़कों में उतर के देखिए, सुनिए, एक पिक्चर आई, मैं मौलाना साहब, मैं तो तथ्य के आधार पे बात कर रहा हूँ। एक पिक्चर आई थी विश्व रूपम, बारी बारी से अविनाश कर दो। ठीक है रशीदी साहब, रुक जाइए एक मिनट के लिए, बोलने दीजिए अजय गौतम जी को पहले। हाँ, एक पिक्चर आई थी विश्व रूपम, कमल हसन ने बनाई थी। उसमें सिर्फ एक कबूतर का नाम ओबामा रखा था। नतीजा ये हुआ, लाखों लाख मुसलमान सड़कों पर आ गए। पिक्चर में से वो सीन उसे हटाना पड़ा और पूरे का पूरा प्रोटेस्ट हुआ कई दिन कबूतर का नाम ओबामा रखने पे। अरे ये कबूतर है या ओबामा सिर्फ इतना कहने पे कि नहीं जी इन्होंने इनकी धार्मिक भावना हाथ हो गई। कबूतर के नाम पे ये लोग हल्ला मचा सकते हैं। रशीदी साहब, आप तो बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, अजय गौतम कह रहे हैं कबूतर का नाम रखने पे आप लोगों ने एतराज जाहिर कर दिया। मैं आपको बता देता हूँ अखिलेश भाई, ये बहुत छोटी मानसिकता है। मैं कहता हूँ अहमद की जगह अविनाश कर दो और रैना की जगह फातिमा कर दो, मुझे तो कोई एतराज नहीं। बच्चों को कक्षा 3 के बच्चों को एक कहानी बताई, कहानी में इस तरह के सोच पैदा, ये तो जानबूझ के सोच पैदा कर रहे हैं बच्चों के अंदर। दूसरी बात ये जो ओबामा का नाम ले रहे हैं कि आधी अधूरी जानकारी, ओबामा तो मुस्लिम नाम है ही नहीं, मुसलमान क्यों उस पर एतराज करेंगे? ये मुस्लिम नाम है ही नहीं। तो ये तो बिला वजह के पिक्चर के अंदर बवाल हुआ था, नहीं हुआ था, आप बता दीजिए। बातें करते हो बिला वजह की बात, पता नहीं कहाँ से धर्मगुरु, किस तरह के धर्मगुरु हो यार, जो टीवी पर बैठकर करोड़ों लोग सुन रहे हैं आपको और इस तरह की बातें। आप अपनी बात बताओ ना, आप किस तरीके के मौलाना हो? सुनो, आप किस तरीके के आलिम हो? आप अपनी बात बताओ ना, दूसरे का कैरेक्टर सर्टिफिकेट मत दो। चलिए, व्यक्तिगत नहीं होते हैं, हम एक मुद्दे पे बात कर रहे हैं, आप दोनों पर हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। मैं आता हूं, एक खबर दर्शकों को बता दूं, फिर आपके पास आता हूं। एनसीईआरटी किताब विवाद को लेकर प्रदर्शन की भी खबर आ रही है। भोपाल में हिंदू रक्षा सेना का प्रदर्शन हुआ है। किताब में लव जिहाद की सामग्री, ऐसा कहा गया हिंदू रक्षा सेना की तरफ से। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें कि यह बवाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भोपाल में हिंदू रक्षा सेना का प्रदर्शन हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यह प्रदर्शन किया गया है। हमारे साथ अजय गौतम जी लगातार जुड़े हुए। अजय गौतम जी, लेकिन ये बात थोड़ा आप समझाइए दर्शकों को भी कि ये लव जिहाद वाला एंगल कहां से इसमें ढूंढ लाए? कोई किसी के नाम से चिट्ठी लिख दे, दो बच्चों में अगर बातचीत हो रही है जो अलग अलग मजहब के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, तो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? सर देखिए, दो अलग अलग धर्म के लोगों में बातचीत हो रही है, बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य। लेकिन आप नीचे देखिए, नीचे क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा है तुम्हारी बहन, उसमें लिखा है तुम्हारी दोस्त, उसमें सिर्फ क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा है तुम्हारी रीना। इन चीजों से बातें से स्पष्ट है। मैं कहता हूं कि पहली बात तो यह है कि 3 साल के तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को चिट्ठी सिखानी है, लेटरिस भी सिखाना है। आपने भी कभी ना कभी ऐसे लिखा होगा टू द प्रिंसिपल करके या टू माई बेस्ट फ्रेंड करके, कभी उसके अंदर इस तरीके का एक्सपेरिमेंट हुआ है? मैं सिर्फ इतना सही कह रहा हूँ। अभी ये तो मैं तो परसों की ही बात बता रहा हूँ। महालक्ष्मी नाम की लड़की के 30 टुकड़े मिले बेंगलोर के अंदर। वो कहीं ना कहीं उसको भी इसी तरीके की जहनीत थी, उसे भी ऐसे लगता था इसी तरीके का भाईचारा, उसे भी लगती थी तुम्हारी महालक्ष्मी। लेकिन नतीजा क्या हुआ? हमें आज की तारीख में अपने बच्चों को समाज में बढ़ती हुई विसंगति
और इस तरीके के अपराध के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है। अच्छा, एक बात किसी मुझे का तो क्लियर देखिए, बताइए अजय गौतम जी, आपकी आपत्ति तुम्हारी रीना जो लिखा गया तुम्हारी शब्द से आपत्ति है, या दो धर्म के लोग आपस में इस तरह से बात कर रहे हैं चिट्ठी के माध्यम से, इसको लेकर आपकी आपत्ति है? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि अभी ये मौलाना साहब ने कहा कि मैं आधी अधूरी जानकारी, कबूतर का नाम पे रखने पे आप भी विश्व रूपम को गूगल कर लीजिए। विश्व रूपम पिक्चर पे कितना बवाल हुआ था, लाखों लाख मुसलमान कम्युनिटी के लोग सड़कों पर उतर गए थे, पिक्चर को वापस लेना पड़ा। कबूतर का नाम रखने पे तो इतना बड़ा बवाल। यहाँ हिंदू लड़की, बार बार मैं कहता हूँ, हमेशा टारगेट पे हिंदू लड़की क्यों होती है, मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ। ये मानसिकता कहाँ से आती है, ये जहनियत कहाँ से आती है, ये प्रमोशन कहाँ से होता है कि भाई अगर कोई लव एंगल होगा तो उसमें ठीक है, अब इस पर देखना होगा कि एनसीईआरटी का क्या जवाब होता है, सरकार का क्या पक्ष होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से सांसद कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर आए दिन चर्चा और विवादों में रहती हैं। अब वो एक बार फिर से विवादों में हैं। इस बार उनके विवाद में आने की वजह है किसान कानूनों की वापसी की मांग, जिसे लेकर नया सियासी घमासान छिड़ गया। और अभी की सबसे बड़ी खबर यह कि कंगना ने सफाई में बयान जारी किया। विवाद के बाद कंगना की सफाई की बयान के लिए खेद है, अपने शब्द वापस लेती हूं, यह कहना कंगना रनौत का। गरिमा रखनी मेरी जिम्मेदारी। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। तो कंगना बोलती हैं, फिर अपने शब्द वापस ले लेती हैं, लेकिन इस बीच में पार्टी की फजीहत हो जाती है। मेरे साथ सचिन, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, उन्हीं के पास सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। और सचिन, मुझे लगता है आपके साथ वहां पर किसान भी हैं, बहुत सारे नजर आ रहे हैं मुझे तस्वीरों में, इस वीडियो में। जरा उनसे भी बातचीत करिए और कंगना के इस बयान पर भी उनकी प्रतिक्रिया जानिए। और अब कंगना कह रही कि मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। जी, मैं चंडीगढ़ में हूँ और मेरे साथ किसान नेता हैं अभिमन्यु कुहाड़ हैं, हरियाणा से किसान नेता हैं। अभिमन्यु जी, कंगना रनौत ने पहले कहा कि 3 खेती कानून जो है लागू होने चाहिए दोबारा जो है, पर अब कह रही हैं कि मैं अपने शब्द जो हैं वो वापस लेती हूँ। ऐसा लग रहा है कि हरियाणा के चुनाव हैं, राजनीतिक नुकसान जो है होता हुआ दिख रहा था, इसलिए वापस लेने पड़े। मुझे आप एक बात बताइए, ये पहली बार तो ऐसा किया नहीं उन्होंने, हर बार वो बात बोल जाती हैं, लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं को हर्ट कर देती हैं और उसके बाद ये कह दें कि भाई हमने तो बयान वापस ले लिए, क्या इससे काम चल जाएगा? यदि कोई व्यक्ति किसी को मानसिक तौर पे प्रताड़ित करता है और प्रताड़ित करने के बाद वो ये कहे कि भाई नहीं मैं वापस ले लेता हूँ, तो उससे काम थोड़ी ना चलेगा। ये सीरियल ऑफेंडर हैं, लगातार उनके द्वारा इस तरीके की बयानबाजी करी जा रही है। और हमारे तो 1-2 सवाल हैं। कल वो बयान देती हैं कि ये 3 कृषि कानून दोबारा लागू होने चाहिए, तो क्या वो कृषि विशेषज्ञ हो गई हैं अब? उनको पहले तो ये तय करना चाहिए वो फिल्मी एक्ट्रेस हैं, वो राजनेता हैं या वो कृषि विशेषज्ञ हैं। अगर वो इतनी ही बड़ी कृषि विशेषज्ञ हैं तो फिर जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, शिवराज सिंह चौहान जी को हटा के फिर तो कंगना रनावत को ही कृषि मंत्री बना देना चाहिए फिर तो ये इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी जो उनके द्वारा करी जा रही है, हमें ये लगता है कि एक ये सोची समझी साजिश के तहत, सुनियोजित साजिश के तहत करी जा रही है। और अगर मैं ये बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि देश का किसान अगर दोबारा से ऐसे 3 कृषि कानून लाए गए तो पहले से भी ज़्यादा बड़ा और विशाल आंदोलन पूरे देश में होगा। 13 फरवरी से ऑलरेडी हमारा पेंडिंग मांगों पे आंदोलन चल रहा है, जिसको 200 से अधिक दिन हो चुके हैं। सचिन, एक सवाल जरा उनसे पूछिए। सचिन, एक मिनट, जरा उनसे एक सवाल पूछिए, चूंकि वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ साजिशन किया जा रहा है, कंगना के बयान को साजिश से वो जोड़ रहे हैं। कौन कर रहा है फिर? उनको क्या लगता है क्या हो सकता है ये मामला? क्या कॉन्स्पिरेसी है?
जी, आप कॉन्स्पिरेसी के एलिगेशंस लगा रहे हैं कि साजिश के तहत हो रहा है। कौन लगता है आपको इस साजिश के पीछे? क्या लगता है कौन क्यों कर रहा है कोई साजिश? देखो, मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि हमें लगता है कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं वो इस तरीके से ये बयानबाजी कराते हैं। कारण है उसका एक। अब देखिए, बीजेपी का जो आप अगर वर्किंग पैटर्न देखेंगे तो बीजेपी में उनकी टॉप लीडरशिप से जो एक बार आदेश आ जाता है, जो संदेश आ जाता है, उसको उनका नीचे तक का कार्यकर्ता उसको लागू करता है, और अगर वो लागू ना करे तो वो तुरंत प्रभाव से उसको पार्टी से बाहर कर देते हैं। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा अनुशासित पार्टी हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अनुशासित पार्टी में एक ही व्यक्ति बार बार चलिए सचिन, फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सवाल वही है कि कंगना भले कह दें कि शब्द वापस लेती हूं, लेकिन क्या इसका जो एक आकलन किया जा रहा था कि हरियाणा के चुनाव में बीजेपी को नुकसान हो जाएगा, क्या ऐसा होगा? ये तो नतीजे बताएंगे। अभी एक बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी की रैली से पहले उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस ने जम्मू पर ध्यान नहीं दिया, ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। जम्मू के मैदानी इलाकों में उतना काम नहीं किया गया। तो राहुल की रैली होनी है, उससे पहले उमर अब्दुल्ला का यह बयान, जाहिर तौर पर इसके कई मायने मतलब अब निकलेंगे। कांग्रेस ने जम्मू पर ध्यान नहीं दिया, जम्मू के मैदानी इलाकों में उतना काम नहीं हुआ। I hope that after Rahul is done campaigning in 1 or 2 seats in Kashmir, he focuses in Jammu. Ultimately, what the Congress does in Kashmir is not that important. What the Congress does in Jammu is important. And unfortunately, Congress hasn't done as much in the plains of Jammu as we would expect them to do. The lion's share of the seats that the alliance gave in Jammu was to the Congress party. Yet the Congress's campaign in Jammu is yet to begin, and there are only 5 days of campaigning. So I hope that after Rahul is done campaigning on this one seat in the valley, the Congress focuses all its attention in the plains of Jammu. इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, मेरे सहयोगी जैनेंद्र हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जैनेंद्र, ये बीच चुनाव वोटिंग के दौरान इस तरीके का बयान सहयोगी के लिए उमर अब्दुल्ला का क्या कहता है? बिल्कुल, काफ़ी कुछ कहता है, सवाल खड़े करता है और बताता है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं है। और जवाब देने के लिए तारिक हामिद कर्रा, प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, माफ करें, एक साथी रिपोर्टर गुजर के, तारिक हामिद कर्रा साहब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हमारे साथ हैं, उम्मीदवार भी हैं। उमर अब्दुल्ला का बयान है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ज़्यादा सीटें जम्मू में लड़ रही है, 5 दिन बच गए वहाँ प्रचार को, लेकिन अभी तक कैंपेन शुरू नहीं हुआ है, ये कहना है उमर अब्दुल्ला का। क्या आपका जवाब है? आई डोंट थिंक कि ये उस कंटेक्स्ट में होगा कि कैंपेन नहीं हुई। कांग्रेस की कैंपेन वहाँ चल रही है, वहाँ पे जो स्टार कैंपेनर्स हैं वो आ रहे हैं। अब वो किसी एक वो पर्सोनिफाई कर रहे हों तो वो दूसरी बात है। कि राहुल गांधी जो आज प्रचार के लिए आ रहे हैं, उन्हें उम्मीद है कि ये जो कश्मीर से ज़्यादा ध्यान वो जम्मू पर देंगे। वो तो टारगेट राहुल गांधी के ऊपर कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं कांग्रेस पर, और वो भी आपके सहयोगी दल के सबसे बड़े नेता। नहीं, वो क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं, मैं अपने अलायंस पार्टनर के कमेंट पे काउंटर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। क्या ये बताता है कि संबंधों में खटास है? गठबंधन के बावजूद एक तो आधा दर्जन से ज़्यादा सीटों पर आप लोग फ्रेंडली फाइट सो कॉल्ड कर रहे हैं, और अब तो बयानों में भी फ्रेंडली फाइट नजर आ रहा है। उमर अब्दुल्ला निशाना साध रहे कांग्रेस पर। नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ तक फ्रेंडली फाइट का ताल्लुक है, वो एक अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जहाँ जहाँ पे भी हमारे कुछ जगहों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्डर जो था वो बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज्ड फील कर रहा था, कुछ जगहों पे हमारा कार्डर बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज्ड फील कर रहा था, कि वो उनकी क्लेम थी कि हमने बहुत मेहनत की है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के वास्ते, या ये कि उसमें हो सकता है कि वो कुछ ऐसे एक्शंस लेते जो पार्टी के हक में ना होते, तो इट वाज एन एग्रीड थिंग। वोटिंग के दिन उमर साहब का ये बयान क्या कहता? मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट वाज इन हिज माइंड। अवॉइडेबल था जो उन्होंने कहा, वो बचा जा सकता था? नहीं, वो तो ही इज अ मैच्योर्ड मैन। यू आर आल्सो मैच्योर्ड मैन एंड सीनियर टू हिम। नो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आई थिंक दैट he must be having something in his mind जिसको वो शायद पूरी तरह से in his mind। वो आपके सहयोगी है, वही तो मैं आपसे पूछने कर रहा था। मैं यही कह रहा हूँ कि जिसको ये समझा जा सकता है। अब मतदान वाले दिन अगर अब सवाल पूछ रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो जोखिम मोल लेंगे कि इस पर कोई जवाब दे, बात और ज्यादा बढ़े। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। जम्मू कश्मीर में 11 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आ रहा है, आपको बता दें कि 24% मतदान की सूचना है। दूसरे चरण में 6 जिलों के 26 सीटों पर वोटिंग को लेकर जो अपडेट है 24%।
यानी 24% मतदान की सूचना हमें मिल रही है। 6 जिलों में अलग अलग जगहों पर मतदान जारी है जम्मू कश्मीर में, और अभी तक की जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि 24% मतदान 11 बजे तक का ये जो आंकड़ा सामने आया है। दूसरे चरण में 6 जिलों में 26 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है।